नमस्कार साथियों। आज हम लोग ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट अर्थात राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत इस सिद्धांत पर, इस वाक्यांश पर, इस फ्रेज पर चर्चा करेंगे। और बहुत सारे छात्रों के ये सुझाव आए हैं कि ये भारतीय संविधान में ये थोड़ा सा कठिन फ्रेज नहीं समझ में आता है, इस पर चर्चा की जाए। तो देखिए, भारतीय संविधान में ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट या राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अर्थात प्रसन्नता पर्यंत का सिद्धांत है, जो ये बताता है कि संविधान के बहुत सारे ऐसे पद हैं जो कि केवल राष्ट्रपति के प्लेजर अर्थात उसकी प्रसन्नता के दौरान ही धारण किए जा सकते हैं। तो ऐसे पदधारी का सीधा साधा मतलब ये होता है कि ऐसे पदधारी वे पदधारी हैं जो कि अपने पदों पे तभी तक बने रह सकते हैं जब तक कि राष्ट्रपति उनसे खुश हो, राष्ट्रपति उनसे प्लीज्ड हो, राष्ट्रपति उनसे प्रसन्न हो, राष्ट्रपति का प्रसाद अर्थात उनको राष्ट्रपति का आशीर्वाद प्राप्त हो। तो ये एक अजीब सी बात है कि एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में अगर ये हम कहें कि किसी के प्रसाद या किसी की प्रसन्नता के दौरान आप अपने पद को धारण करेंगे, तो ये एक अपने आप में एक कौतूहल उत्पन्न करता है कि लोकतंत्र में ये कहाँ तक जस्टिफाइड है। मैं आपको संविधान के कुछ ऐसे उपबंधों का उल्लेख करना चाहूँगा। संविधान में अगर आप देखें तो वास्तव में संविधान में कुछ ऐसे अनुच्छेद हैं जो कि स्पष्ट रूप से बताते हैं कि वो पदधारी ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट ही अपने पद पर रह सकता है। जैसे संविधान में आर्टिकल 75(2) 75(2) जो है वो कहती है कि मंत्री राष्ट्रपति की प्रसाद पर्यंत अपने पद को धारण कर सकते हैं, अर्थात मिनिस्टर्स विल होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। तो एक सबसे बड़ी चीज़ ये है कि चाहे वो प्रधानमंत्री हो चाहे मंत्री हो, वो सारे के सारे लोग राष्ट्रपति की प्रसन्नता के दौरान ही अपने पद पर रह सकते हैं। ये अपने आप में बड़ी अजीब बात है, लोकतंत्र में लगती है, क्योंकि प्रधानमंत्री और मंत्रियों को तो जनता ने चुना होता है। तो आपको लग सकता है कि ये संविधान में ये प्रावधान क्यों है। इसी प्रकार से आर्टिकल 76(4) में अगर आप आते हैं तो वहाँ पे न्यायवादी, महान्यायवादी अर्थात अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के लिए ये बात लिखी गई है कि महान्यायवादी भी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही अपने पद को धारण करेंगे। फिर जब हम राज्यों में आते हैं तो राज्य के जो प्रधान होते हैं, राज्यपाल, आर्टिकल 156(1) कहता है कि राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही अपने पद को धारण करते हैं, अर्थात गवर्नर शैल होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। फिर दिल्ली की जो व्यवस्था बनाई गई, इसके लिए एक स्पेशल प्रोविजन संविधान में रखा गया, आर्टिकल 239(a) क्लॉज 5। इसमें लिखा हुआ है कि दिल्ली के मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही अपने पद को धारण करेंगे। और फिर आप जब आते हैं सैन्य और सिविल सेवाओं के संदर्भ में, आर्टिकल 310(1) में जब लिखा गया है कि जो लोग भी प्रतिरक्षा सेवाओं में, संघीय लोक सेवाओं में, सिविल सेवाओं में और अखिल भारतीय सेवाओं आदि में संघ के अधिकारी कर्मचारी हैं, वे भी तभी तक अपने पद पर बने रह सकते हैं जब तक राष्ट्रपति उनसे प्रसन्न है। तो ये कुछ संविधान के प्रावधान हैं ऐसे जो कि भिन्न भिन्न अवसरों पे आपको ये बताते हैं कि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अर्थात ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट ही आप अपने पद को धारण कर सकते हैं। तो किसी भी, जैसे कि मैंने आपको बताया कि क्या किसी लोकतांत्रिक व्यवस्था में, और खासतौर से संसदात्मक लोकतांत्रिक व्यवस्था में, यह उचित है कि जनता के द्वारा जो प्रतिनिधि निर्वाचित हो, खासतौर से प्रधानमंत्री और मंत्रियों की बात अगर यहाँ पे की जाए, और या योग्यता के आधार पर भी जिनकी नियुक्ति होती है, जैसे कि अखिल भारतीय सेवाओं में या सैन्य सेवाओं में, या राष्ट्रपति बहुत सारे राज्यपालों को उनकी योग्यता के आधार पर नियुक्त करता है अपने प्रतिनिधि के रूप में राज्यों में। तो एक बार नियुक्त होने के बाद ये कि भाई राष्ट्रपति जब तक उनसे खुश है तब तक वो अपने पद पे है, जब तक जैसे ही खुशी उसकी समाप्त हो जाती है तो वो अपने पद से हटाए जा सकते हैं। क्या ये व्यवस्था लोकतांत्रिक है? और अगर ये व्यवस्था लोकतांत्रिक नहीं है, अगर ये व्यवस्था संसदात्मक लोकतंत्र की भावना के प्रतिकूल है, तो हमारे संविधान में इसको रखा ही क्यों गया, इस प्रकार के प्रावधानों को रखा ही क्यों गया? आइए इसके ऊपर विचार करते हैं कि हमारा जो संविधान निर्माते थे, संविधान बनाने वाले थे, जिन्होंने 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन की कड़ी मेहनत करके एक संविधान बनाया था,
और उस संविधान में इस प्रावधान को रखा गया था। तो वास्तव में हमारे संविधान निर्माताओं ने संसदात्मक शासन व्यवस्था को स्वीकार किया, और संसदात्मक शासन व्यवस्था में जैसा कि हम जानते हैं कि दो प्रकार की कार्यपालिकाएं होती हैं, एक नाम मात्र की कार्यपालिका होती है और एक वास्तविक कार्यपालिका होती है। तो हमारे देश में राष्ट्रपति को संविधान निर्माताओं ने नाम मात्र की कार्यपालिका अर्थात नॉमिनल हेड के रूप में, और प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद को वास्तविक कार्यपालिका के रूप में चिन्हित किया, जैसा कि संसदात्मक व्यवस्थाओं में होता है। तो क्या संविधान निर्माताओं ने जब इस प्रकार का राजनीतिक व्यवस्था, संसदात्मक राजनीतिक व्यवस्था स्वीकार की, जिसमें कि नाम मात्र की और वास्तविक कार्यपालिका प्रधान में किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन नहीं होता है, तब उन्होंने इस प्रकार के प्रावधान को हमारे संविधान में रखा ही क्यों? उन्होंने क्यों ऐसा कहा कि राष्ट्रपति के प्रसन्नता के दौरान प्रधानमंत्री या मंत्री अपने पद पर रहेंगे? और ये अपने आप में एक अजीब सी बात है, कंट्राडिक्शन शो करता है कि भारतीय संविधान में अनेक ऐसे प्रावधान हैं जो राष्ट्रपति की शक्तियों से संबंधित हैं, जिसमें हमको एक विरोधाभास दिखाई देता है कि जिसके अर्थ में और जिसकी अपेक्षा में विरोधाभास है। अर्थात उनका जो अर्थ होता है, जो विधिक अर्थ लगाया जा सकता है, शाब्दिक अर्थ लगाया जा सकता है, संवैधानिक अर्थ जो लगाया जा सकता है, अगर वास्तव में उसकी लिटरल एक्सप्लेनेशन किया जाए तो वो अर्थ कुछ और कहता है, और जो उसका राजनीतिक अपेक्षाएं होती हैं उन पदों से या उन पदधारियों से या उन व्यवस्थाओं से, वो कुछ और होती हैं और उनमें परस्पर विरोधाभास होता है। तो क्यों हमारे संविधान निर्माताओं ने ऐसा प्रावधान हमारे संविधान में रखा जिनके विधिक और कानूनी और वास्तविक अर्थ कुछ और हों और जिनकी भावार्थ या जिनकी अपेक्षाएं कुछ और हों? ये परस्पर विरोधाभास हमारे संविधान में आया क्यों? आपको एक उदाहरण से समझाते हैं। जैसे आर्टिकल 53 का उदाहरण लेते हैं, तो आर्टिकल 53 क्या कहता है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी और वह इसका प्रयोग संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ कर्मचारियों के द्वारा करेगा। अब आप इसमें देख रहे हैं कि आर्टिकल 53 में संविधान राष्ट्रपति में ही समस्त कार्यपालिका शक्तियों को निहित करता है, और अगर इस प्रावधान को पढ़ा जाए तो इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है कि इसका कोई और अर्थ लगाया जा सकता है। इतना ही नहीं, अगर उसी में आप आगे बढ़ते हैं, आर्टिकल 53(2) में आप आते हैं तो लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति ही संघ के सैन्य बलों का सर्वोच्च सेना नायक होगा और तत्संबंधी शक्तियों का प्रयोग विधि द्वारा नियमित होगा। अर्थात राष्ट्रपति ही आपका चीफ ऑफ द डिफेंस फोर्सेस है, अर्थात जो आपकी थल सेना, जल सेना, वायु सेना है, इन तीनों सेनाओं का प्रधान, कमांडर, चीफ कमांडर राष्ट्रपति को बनाया गया। तो संविधान का आर्टिकल 53 एकदम से अपने अर्थ में बिल्कुल स्पष्ट है कि वो कार्यपालिका शक्तियां भी राष्ट्रपति को देता है और वो सैन्य शक्तियां भी, डिफेंस फोर्सेस भी, सारे के सारे शक्तियां राष्ट्रपति को देता है, और जिसका प्रयोग वो स्वयं या अपने अधीनस्थ कर्मचारियों और विधि के द्वारा नियमित होकर करेगा, पर्यादित होकर करेगा। फिर एक दूसरा प्रावधान आर्टिकल 74(1) में दिखाई देता है कि जिसमें लिखा हुआ है कि प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में एक मंत्रिपरिषद होगी जो राष्ट्रपति को अपने दायित्वों के निर्वहन में सहायता और परामर्श देगी। देयर शैल बी ए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर विद द प्राइम मिनिस्टर एट इट्स हेड टू एड एंड एडवाइज द प्रेसिडेंट इन द डिस्चार्ज ऑफ हिज रिस्पॉन्सिबिलिटीज फंक्शंस। अब इससे भी बिल्कुल स्पष्ट होता है कि राष्ट्रपति की भूमिका जो है वो वास्तविक है और प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद एक परामर्शदाता की भूमिका में, सलाहकार की भूमिका में मात्र हैं। तो भाषा से तो यही लगता है कि जैसे वास्तविक शक्तियां राष्ट्रपति में निहित हों, लेकिन वास्तव में ये संविधान के द्वारा अंगीकृत या हमारे संविधान निर्माताओं के द्वारा अंगीकृत जो संसदात्मक प्रणाली है, उस संसदात्मक प्रणाली की भावना के पूर्ण प्रतिकूल है, क्योंकि वास्तविक शक्तियां नॉमिनल हेड में, राष्ट्रपति में कैसे निहित हो सकती हैं? वास्तविक शक्तियां तो जनता के द्वारा निर्वाचित प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद में निहित होनी चाहिए। और इसलिए क्योंकि प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद वास्तव में संसद के द्वारा निर्वाचित होते हैं, संसद में बहुमत प्राप्त दल के नेता के रूप में निर्वाचित होते हैं, और वो संसद जो है जनता के द्वारा निर्वाचित होती है। तो एक प्रकार से प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद जिनको कि वास्तव में जनता से शक्तियां प्राप्त होती हैं और वो उन संसद का उसको विश्वास प्राप्त होता है, ऐसी संस्था एक राष्ट्रपति के द्वारा जो कि नॉमिनल हेड है उसके प्रसाद पर्यंत पद कैसे धारण कर सकती है? और ये मुद्दा आज का नहीं है, ये मुद्दा बड़ा अजीबोगरीब है। ये मुद्दा 1960 से इसका एक प्रकार से इस मुद्दे को उठाया
जो संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इस मुद्दे को इंडियन लॉ इंस्टीट्यूट दिल्ली में एक जब उसका उद्घाटन हो रहा था तो उस समय उनको एक भाषण देना पड़ा, और उस भाषण में उन्होंने इस मुद्दे को उल्लेख किया और कहा कि भारतीय संविधान में कोई ऐसा प्रावधान नहीं है जो राष्ट्रपति को ये बाध्य करे कि वो जो है प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के सुझाव और परामर्श को मानने को बाध्य है। अर्थात डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने ये बात कही और प्रावधानों को ध्यान में रख के कही कि संविधान कोई ऐसा प्रावधान नहीं बनाता। तो हमारे संविधान में एक अजीब सी विसंगति पैदा कर दी है कि संविधान का प्रावधान का अध्ययन करने पर, पढ़ने पर कुछ और लगता है, लेकिन उस प्रावधान के पीछे जो अंतर्निहित भावना है वो भावना कुछ और कहती है। तो ये अपने आप में एक विरोधाभास है कि हमारे राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति में, संवैधानिक शक्तियों में और उसकी राजनीतिक शक्तियों में या उसके निहितार्थ जो राजनीतिक है उसमें एक अपने आप में एक विरोधाभास बना हुआ है और अनवरत विरोधाभास बना हुआ है। जबकि संविधान सभा बिल्कुल स्पष्ट थी कि हम संसदात्मक शासन व्यवस्था अपना रहे हैं, दूसरा कि हमारे पास राष्ट्रपति नाम मात्र की कार्यपालिका होगी। लेकिन वहाँ भी थोड़ा सा पेच इसलिए फंस गया क्योंकि डॉक्टर अंबेडकर ने ये बताया कि डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कि भले ही इंग्लैंड हमने एक नॉमिनल हेड की व्यवस्था किया है, लेकिन एक प्रकार से देखा जाए और लगभग उसकी भावना जो है वो यही है कि भाई जिस प्रकार से इंग्लैंड में महारानी या वहाँ का जो राजमुकुट व्यवहार करता है उसी प्रकार का लगभग व्यवहार जो है हमारे राष्ट्रपति को करना है। लेकिन फिर भी डॉक्टर अंबेडकर ने इसको ये बात को जोड़ा कि राष्ट्रपति सामान्यतः प्रधानमंत्री की सलाह मानने को बाध्य होगा। तो सामान्यतः जो वर्ड उन्होंने यूज किया, इसका निहितार्थ क्या हुआ? इसका मतलब ही ये हो गया कि सामान्य परिस्थितियों में तो राष्ट्रपति अपने बहुमत को ये प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल के सलाह को मानने को बाध्य होगा, लेकिन हो सकता है कोई असामान्य ऐसी परिस्थिति पैदा हो जिस असामान्य परिस्थिति में वो राष्ट्रपति की सलाह को अमान्य भी कर सकता है। तो ये भी एक चीज उसमें जोड़ दी गई। अब ये एक ऐसी शक्ति है कि जैसे अक्सर लोगों को ये लगता है कि भाई ये जो संविधान में लिखा है वही होना चाहिए, कुछ लोगों को लगता है कि नहीं, ये परंपरा के अनुसार ब्रिटिश शासन व्यवस्था से जो चीज़ आई हुई है उसी के अनुरूप इसका आचरण होना चाहिए। ब्रिटेन में भी सारी चीज़ें राजमुकुट या राजा या महारानी के नाम में होती हैं, लेकिन इसका ये मतलब थोड़ी है कि राष्ट्रपति वहाँ पे महारानी सारी शक्तियों का प्रयोग करती हैं। वो सारी शक्तियाँ तो प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल के परामर्श पे ही प्रयोग हो सकती हैं। और इस प्रकार से जो भावना है वो यही है कि भारत में जो राष्ट्रपति बनाया गया या जो भी राष्ट्रपति होगा वो वास्तव में उसको विधिक या वास्तविक कोई शक्तियां प्राप्त नहीं है इसका, और वास्तव में वो अपने मनमाने ढंग से कभी भी अपनी प्रसन्नता को वापस नहीं ले सकता है। द प्रेसिडेंट कैन नॉट विथड्रॉ हिज प्लेजर आर्बिट्रेरली विदाउट द आस्किंग ऑफ द प्राइम मिनिस्टर और द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो ये एक महत्वपूर्ण चीज़ है कि जो हमारे संविधान की भावना है, जो ब्रिटिश परंपराओं पर आधारित है, वो यही है कि जिस प्रकार से महारानी इंग्लैंड में राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल की सलाह को मानने को बाध्य होती हैं, उसी प्रकार से हमारा राष्ट्रपति भी व्यवहार करेगा और वो भी वास्तव में हमारे प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल परिषद की सलाह पे ही काम करेगा। और ये बात आर्टिकल 75(3) से और स्पष्ट हो जाती है, क्योंकि हमारे संविधान में आर्टिकल 75(3) जो है वो और स्पष्ट कर देता है इस बात को कि जो हमारी मंत्रिपरिषद है, इंक्लूडिंग द प्राइम मिनिस्टर, बिकॉज द प्राइम मिनिस्टर इज द हेड ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, तो प्रधानमंत्री जिस मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष है वो मंत्रिपरिषद, साफ लिखा हुआ है आर्टिकल 75(3) में कि वो लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी। इसका निहितार्थ भी ये हुआ कि वो राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी नहीं है, वो वास्तव में लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। और इसका मतलब ये हुआ कि जब तक प्रधानमंत्री को लोकसभा में बहुमत प्राप्त है, लोकसभा में विश्वास प्राप्त है, तब तक वास्तव में उसको कोई अपने पद से हटा नहीं सकता। राष्ट्रपति अपनी प्रसन्नता विड्रॉ नहीं कर सकता, राष्ट्रपति अपना प्लेजर विड्रॉ नहीं कर सकता जब तक कि किसी प्रधानमंत्री को या मंत्रिपरिषद को लोकसभा में अपना बहुमत प्राप्त है। तो ये जरूर है कि हाँ, अगर प्रधानमंत्री लोकसभा में पराजित हो जाए और पराजित होने के बाद भी वो अपने पद पर बना रहना चाहे, और प्रधानमंत्री जब पराजित हो जाता है अर्थात अल्पमत में आ जाता है, तो जाहिर है कि उसको त्यागपत्र दे देना चाहिए। लेकिन वास्तव में एक ऐसी परिस्थिति की परिकल्पना करिए जिसमें वो अपना त्यागपत्र नहीं देता है, तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति को ये पूरा अधिकार होगा कि वो प्रधानमंत्री से अपनी प्रसन्नता विड्रॉ कर ले और प्रधानमंत्री को वो वैकल्पिक प्रधानमंत्री को अपने पद पे नियुक्त कर दे। यही मॉडल जो है हमने राज्यों में भी लागू किया हुआ है, अर्थात राज्यपाल और राज्य के
मुख्यमंत्री और तमाम मंत्रिपरिषद के बीच जो अंतर संबंध है वो इसी मॉडल पे लागू होते हैं। लेकिन थोड़ा सा राज्यों में राज्यपाल के साथ एक और एडिशनल चीज़ है, और वो एडिशनल चीज़ ये है कि संविधान राज्यपाल को विवेकाधिकार देता है, डिस्क्रिशनरी पावर्स देता है, जो कि राष्ट्रपति को प्राप्त नहीं है। आप ध्यान दीजिएगा कि संविधान हमारा बड़ा विचित्र है, एक ऐसी शक्ति वो राष्ट्रपति को नहीं देता है लेकिन वो राज्यपाल को देता है, जिसको हम डिस्क्रिशनरी पावर्स कहते हैं। और डिस्क्रिशनरी पावर्स क्या होता है? अगर कभी ये विवाद हो जाए कि राज्यपाल का कोई अधिकार स्व विवेकाधिकार है कि नहीं, डिस्क्रिशनरी पावर है कि नहीं, अगर इस पे कोई विवाद हो जाए तो इसको हल कौन करेगा? संविधान स्वयं कहता है कि राज्यपाल, आर्टिकल 163 में साफ लिखा हुआ है, प्रोविजन क्लॉज 1 और 2 में, कि यदि कभी इस बात पे विवाद हो कि कोई अधिकार राज्यपाल का विवेकाधिकार है कि नहीं, डिस्क्रिशनरी पावर है कि नहीं, तो ये निर्णय भी राज्यपाल करेगा, और ऐसा निर्णय वो अपने स्वविवेकाधिकार के अंतर्गत करेगा, आर्टिकल 163 के अंतर्गत करेगा। राज्यपाल तय करेगा कि कोई अधिकार उसका स्वविवेकाधिकार है कि नहीं। तो ये राज्यपाल के संदर्भ में थोड़ा सा लीवरेज राज्यपाल को प्राप्त है, जो कि राष्ट्रपति को प्राप्त नहीं है। तो राष्ट्रपति और राज्यपाल के अधिकारों की जब बात आती है, थोड़ा इस पर ध्यान हमेशा रखिएगा कि डिस्क्रिशनरी पावर्स आर अवेलेबल टू द गवर्नर्स, बट द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैज नो डिस्क्रिशनरी पावर। एंड फाइनली कि आर्टिकल 310 के अंतर्गत ये सैन्य जो अधिकारी होते हैं संघीय सेवा में, या लोक सेवा, सिविल सेवा के जो अधिकारी होते हैं, उनको भी हटाने का प्रावधान है, क्योंकि वो भी लिखा हुआ है कि वो भी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही अपने पद को धारण करेंगे, भले ही आर्टिकल 311 उनको कुछ ऐसी व्यवस्थाएं देता है जहाँ पे कि वो अपना भी पक्ष प्रस्तुत कर सकें, लेकिन वो अधिकारी भी एक प्रकार से राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही अपने पद को धारण करते हैं। तो मैंने आपको जैसा बताया कि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत की जो स्थिति है वो भिन्न भिन्न कैटेगरीज में भिन्न भिन्न है। जहाँ तक मंत्रियों और प्रधानमंत्री का सवाल है, वो अपने प्रसाद को, अपनी प्रसन्नता को, अपने प्लेजर को तभी विड्रॉ कर सकता है जबकि प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद को लोकसभा में बहुमत प्राप्त न रहे, अर्थात वो अल्पमत में आ जाए, वो हार जाए, तब वो अपनी प्रसन्नता विड्रॉ कर सकता है। जहाँ तक राज्यपालों का सवाल है, राज्यपालों के संदर्भ में ऐसी कोई बंदिश नहीं है, क्योंकि राज्यपाल को स्वयं राष्ट्रपति नियुक्त करता है, और इसलिए जब चाहे राष्ट्रपति राज्यपालों को अपने पद से हटा सकता है, वापस बुला सकता है, उनको किसी दूसरे जगह का राज्यपाल नियुक्त कर सकता है, उनको राज्यपाल 5 साल के पहले ही हटा सकता है अपनी प्रसन्नता को विड्रॉ करके। और जहाँ तक रही सैन्य अधिकारियों और सिविल सेवाओं के अधिकारियों को, वो भी राष्ट्रपति के प्रसन्नता के दौरान ही अपने पद पे बने रह सकते हैं, भले ही एक प्रकार से उनको कुछ उन्मुक्तियां प्राप्त हैं कि वो आर्टिकल 311 के अंतर्गत अपने को डिफेंड कर सकें। तो ये एक इंटरेस्टिंग प्रोविजन है भारतीय संविधान में, ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। इस संबंध में अगर आपके कोई विचार हो, कोई सुझाव हो, कोई प्रश्न हो, तो जरूर हमसे शेयर करने की कृपा करेंगे। थैंक यू वेरी मच।